नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आशा है आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट की इस श्रृंखला में नए जुड़ रहे हैं या चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह आप प्रैक्टिस सेटों से प्रतिदिन रूबरू होते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट में हमेशा नए प्रश्नों को लाने का प्रयास किया जा रहा है। आप अगर काउंटिंग करते रहेंगे कि आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, अगर आप ये कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे तो हमें आपकी पढ़ाई, आपकी जो तैयारी है उसके स्तर का पता लग जाएगा और उसी के अनुसार हम प्रश्नों के स्तर को और बढ़ा देंगे। ठीक है, जो भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो क्लास जब आप लेने के लिए आते हो तो लाइक कर दिया कीजिए और उसके बाद में कमेंट सेशन में कमेंट किया कीजिए कि आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें अपने डीएस एकेडमी की बैच के विषय में, तो इस समय हमारा पेड बैच चल रहा है टीजीटी और पीजीटी का, नेट जीआरएफ का भी है और साथ ही में हमारा प्रैक्टिस सेट भी है। जो बच्चे प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, 50 टेस्ट पेपर का प्रैक्टिस सेट है। 50 टेस्ट पेपर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है, पूर्ण जो सिलेबस है टीजीटी पीजीटी का उस पर आधारित है। आप जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं या बैच ज्वाइन करना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी का, वो कॉल कर सकते हैं 9568802463 पे कॉल करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी जानकारी लेनी है आपको, आप इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। चलिए बात करते हैं समय ना व्यर्थ करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि राग दरबारी किस विधा की रचना है। आपको बताना है कि राग दरबारी जो है वो किस विधा की रचना है। काव्य है, उपन्यास है, निबंध है या रिपोर्टाज है। तो राग दरबारी जो है ये आपका उपन्यास है। किसका है तो बात कर लें श्रीलाल शुक्ल जी का है। श्रीलाल शुक्ल जी का ये उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक घूट किसका लिखा हुआ एकांकी है। आपको बताना है एक घूट जो एकांकी है उसके रचनाकार कौन है। राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद या जगदीश चंद्र माथुर। तो एक घूट जो एकांकी है ये प्रसिद्ध जो नाटककार हैं, काव्यकार हैं, उपन्यासकार हैं, ये जयशंकर प्रसाद की एकांकी है। ठीक है, एक घूट एकांकी किसकी है तो जयशंकर प्रसाद जी की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका साहित्य लोचन किसके द्वारा लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है। अब आपको पता है साहित्य लोचन जो है एक समीक्षात्मक ग्रंथ है, लेकिन ये बताना है आपको कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल जी, श्याम सुंदर दास जी, बाबू गुलाब राय जी या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये साहित्य लोचन जो है 1922 का है। अब बात करें किसका है तो ये बाबू श्याम सुंदर दास जी का है। ठीक है, आपके साहित्य लोचन किसका समीक्षात्मक ग्रंथ है, बाबू श्याम सुंदर दास जी का। कब लिखा था इन्होंने तो 1922 में। आगे बात कर लें। अगला प्रश्न है जीप पर सवार इल्लियाँ। जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग्य रचना है। आपको बताना है कि ये रचना किसकी है। रविंद्रनाथ त्यागी की, शरद जोशी की, सुदर्शन मजीठिया की या नरेंद्र कोहली जी की। तो जीप पर सवार इल्लियाँ ये जो रचना है ये है व्यंग्यकार शरद जोशी जी की। शरद जोशी जी एक व्यंग्यकार हैं। इसी में अगर इनकी और रचनाएं देखें तो परिक्रमा हमारे सामने आती है गद्य रचना में। किसी बहाने ये रचना भी हमारे सामने इनकी आती है। किनकी, शरद जोशी जी की। नदी में खड़ा कवि, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, जादू की सरकार, मुद्रिका रहस्य, यथासंभव रहा किनारे बैठ, ये सभी जो रचनाएं हैं ये आपके व्यंग्यकार शरद जोशी जी की रचनाएं हैं। नाटक में अगर बात कर लें शरद जोशी जी का तो एक चर्चित नाटक है अंधों का हाथी। एक था गधा उर्फ अलादाद खां। ये इनके नाटक थे। किनके, शरद जोशी जी के। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ठेठ हिंदी का ठाट किस विधा की कृति है। आपको बताना है कि ठेठ हिंदी का ठाट किस विधा की रचना है। निबंध है, समीक्षा है, उपन्यास है या रिपोर्टाज है। तो ठेठ हिंदी का ठाट जो है ये आपका उपन्यास है। किसका है तो ये हरिओध जी का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का ये उपन्यास है। 1960
7 का। ठीक है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसका अधिकांशतः प्रश्न विधा से भी कई बार बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है? आपको बताना है कि शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का उपन्यास है, लेकिन ये उपन्यास किस प्रकार का है? जीवनी परक है, मनोविश्लेषणवादी है, सामाजिक है या व्यक्तिवादी उपन्यास है? तो शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 भागों में है शेखर एक जीवनी। पहला भाग 1941 में था और दूसरा भाग 1944 में इनका प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। अज्ञे जी का शेखर एक जीवनी 2 भागों में है, पहला 1941, दूसरा 1944। कैसा उपन्यास है? मनोविश्लेषणवादी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उषा प्रियंवदा की वापसी जो रचना है ये किस विधा की रचना है? आपको बताना है किस विधा की रचना है। उपन्यास है, संस्मरण है, कहानी है या नाटक है? तो उषा प्रियंवदा की जो वापसी है बच्चे वो कहानी है, ध्यान रखना है। कहानी है उषा प्रियंवदा जी की वापसी। अन्य कहानियों में अगर हम बात कर लें तो जिंदगी और गुलाब के फूल, कितना बड़ा झूठ, कोई एक दूसरा, ये इनकी जो है कहानियाँ हैं। वापसी कहानी में अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो वापसी कहानी जो है एक गजाधर बाबू होते हैं और वो रेलवे में नौकरी कर रहे होते हैं, तो घर से बाहर रहते हैं, परिवार से बाहर रहते हैं। जब नौकरी करनी होगी आपको भी तो आपको परिवार से बाहर रहना पड़ेगा, लेकिन जब वो सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तब वो अपने घर आते हैं, तो उनके जो परिवार होते हैं, मतलब पत्नी, बच्चे, बेटा बेटी और पुत्र वधू, तो उनका जो व्यवहार है इनके प्रति बदल जाता है। उसको केंद्र में रख के ये वापसी कहानी उषा प्रियंवदा जी ने लिखी है। बहुत चर्चित कहानी, बहुत महत्वपूर्ण कहानी, आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी है। इसी के साथ में उपन्यासों पे अगर हम बात कर लें उषा प्रियंवदा जी की, तो 55 खंबे लाल दीवारें और शेष यात्रा, अंतर्वशी, रुकोगी नहीं राधिका, ये इनके उपन्यास हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद। ये रचना है अज्ञे जी की, लेकिन आपको बताना है कि यह किस विधा की रचना है। डायरी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है या यात्रा वृतांत है? तो अरे यायावर रहेगा याद, ये जो है इनका यात्रा वृतांत है। आपको सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का इनमें नहीं है। 2 एकांत, अनदेखे अनजान पुल, डूबते मस्तूल, प्रथम फाल्गुन। इसमें अनदेखे अनजान पुल जो है ये नरेश मेहता का उपन्यास नहीं है, ये आपके राजेंद्र यादव जी का उपन्यास है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, काव्यदर्श के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि काव्यदर्श जो एक कृति है काव्यशास्त्र में, ये किसकी रचना है। आचार्य विश्वेश्वर की, आचार्य वामन की, आचार्य दंडी की या आचार्य भरत की? तो काव्यदर्श जो है ये कल के भी प्रश्नों में एक प्रश्न आया था दंडी के विषय में, तो काव्यदर्श जो रचना है ये आचार्य दंडी जी की है। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्राकृत पेंगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है? ठीक है, प्राकृत पेंगलम ये किस शास्त्र का ग्रंथ है, ये आपको बताना है। अलंकार शास्त्र है, ध्वनि शास्त्र है, छंद शास्त्र है या भाषा शास्त्र है? तो प्राकृत पेंगलम ये जो है आपका छंद शास्त्र का ग्रंथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कीर्तिलता की भाषा है। आपको बताना है जो कीर्तिलता रचना है किसकी है? आदिकालीन कवि विद्यापति की। विद्यापति की रचना है। इसकी भाषा क्या है कीर्तिलता की? साहित्यिक अपभ्रंश है, प्राकृत है, लोक भाषा है या अवहट्ट है? तो कीर्तिलता की जो भाषा है वो अवहट्ट भाषा में लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कीर्तिलता किस भाषा में लिखा गया है? तो अवहट्ट में लिखा गया है। अगर विद्यापति से पहले बात करें तो संदेश रासक की रचना जो है, जो संदेश रासक है आपका अब्दुल रहमान का, ये भी अवहट्ट भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, उलट बांसियाँ किसने लिखी हैं? आपको बताना है कि इन रचनाकारों में किस रचनाकार ने उलट बांसियाँ लिखी हैं। कबीरदास ने, तुलसीदास ने, सूरदास ने या रहीमदास ने?
उलट बासियाँ आप सभी की सही होंगी। उलट बासियाँ जो हैं कबीरदास जी ने लिखी हैं। उलट बासिया का मतलब है कि उल्टा अर्थ उनका प्रतीत होता है। जैसे हम पढ़ते हैं तब हमें समझ में नहीं आता है, जैसे कि नैया बिच नदिया डूबती जाए, तो नाव में जो नाव है उसमें नदी नहीं डूब सकती है। नदी में तो नाव डूब जाएगी, लेकिन नाव में नदी नहीं डूब सकती। ये उलटबासी है कबीरदास की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ग्वाल कवि, यहाँ पे नोट कीजिएगा किस काल के कवि हैं। ठीक है, तो ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं ये आपको बताना है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। आप सभी को पता है जो ग्वाल कवि हैं वो आपके रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, रीतिकाल के अंतिम आचार्य भी वो माने जाते हैं। 13-14 ग्रंथ इनके लिखे हुए माने गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, ये किस काव्य धारा के कवि हैं ये आपको बताना है। आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, कुछ भी कह लो, ये जो चारों कवि हैं ये किस काव्य धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा या रीति प्रिय काव्य धारा। तो ये जो चारों कवि हैं ये रीति मुक्त काव्य धारा हैं। इन्होंने अपने रीति ग्रंथ लिखने में ना तो किसी अलंकार का, किन्हीं पुरानी पुस्तकों का, सहायक किताबों का कोई सहारा नहीं लिया है। इन्होंने अपने मुक्त रूप में, स्वच्छंद रूप में काव्य रचना की है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऐसो जो मैं जान तो कि जे है तू विषय के संग, ऐरे मन मेरो हाथ पाए तेरे तोर तो ये जो कथन है, ये जो पंक्ति है, ये किसकी है कि ऐसो जो मैं जान तो कि जे है तू विषय के संग, ऐरे मन, ऐ मेरे मन, मेरे हाथ पाए मैं तेरे तोड़ता। ये कौन कवि है जो अपने आप को कह रहा है कि अगर मैं ऐसा जानता कि तू जो है विषय वासना के संग में पड़ जाएगा तो मैं तेरे हाथ पैर जो है मैं तोड़ देता। ये किसकी पंक्ति है आपको बताना है। देव की, भूषण की, मतिराम की या चिंतामणि की। तो ये किसकी पंक्ति है, ये देव कवि की पंक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसादा तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है। आपको बताना है गारसादा तासी को हम किस रूप में जानते हैं। एक काव्यकार के रूप में, निबंधकार के रूप में, समालोचक के रूप में या इतिहासकार के रूप में। आप सभी जानते हैं गारसादा तासी ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था जो फ्रेंच भाषा में था। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई ए एंदोस्तानी, ये फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने, हिंदी का पहला इतिहास लिखने का प्रयास गारसादा तासी जी ने किया था, इसीलिए ये इतिहासकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये पंक्तियाँ किसने कही हैं या ये पंक्तियाँ किस लेखक की हैं, ये कथन किसने कहा है आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो ये जो पंक्तियाँ कही हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही हैं। क्या कह रहे हैं कि लोक का नायक, जनता का नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है, जो दो समुदायों में समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। समन्वय दो संस्कृतियों का होता है, दो समुदायों का होता है, दो विचारों का होता है। ठीक है, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये पंक्ति किसने कही है। सुदामा पांडे धूमिल, त्रिलोचन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध। आप सभी सही जा रहे हैं। ये जो पंक्ति है ये सुदामा पांडे धूमिल ने कही है। ठीक है, इनके 3 काव्य संग्रह हैं, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये इनकी रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये किसकी पंक्ति है। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी है। अज्ञेय की, गिरजा कुमार माथुर की, भवानी प्रसाद मिश्र की या शमशेर बहादुर सिंह की। तो जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ ये पंक्ति है आपके
भवानी प्रसाद मिश्र जी की। ठीक है, और ये दूसरे सप्तक के कवि रहे हैं। आगे बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न है आपका, आदिकाल और भक्ति काल के बीच की एक स्वर्णिम कड़ी निम्नलिखित में से किसे कहा गया है। आपको बताना है आदिकाल और भक्ति काल को जोड़ने वाले जो कवि है वो किसको कहा गया है। जयदेव को, विद्यापति को, जायसी को या जगनी को। आदिकाल और भक्ति काल को जोड़ने की एक स्वर्णिम कड़ी जो कहा गया है वो विद्यापति को कहा गया है। विद्यापति लौकिक कवि के क्षेत्र में हमारे सामने आदिकाल में आते हैं और इन्होंने भक्ति के पद भी लिखे हैं, इसीलिए आदिकाल और भक्ति काल के बीच की स्वर्णिम कड़ी विद्यापति को कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार हैं। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाला साहित्यकार किसको कहा गया है या रचनाकार किसको कहा गया है। लल्लू लाल, भारतेंदु हरीशचंद्र, बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो इसमें जो नव जागरण का सूर्योदय करने वाला साहित्यकार कहा जाता है वो भारतेंदु हरीशचंद्र जी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि भाषा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। आपको बताना है कि एक पत्रिका है भाषा पत्रिका, ये कहाँ से प्रकाशित होती है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से, केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली से, नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी से या दक्षिण भारत प्रचार सभा मद्रास से। तो भाषा पत्रिका जो है ये आपकी केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली से निकलती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन छायावाद का कवि नहीं है। आपको बताना है कि छायावाद का कवि कौन नहीं है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या प्रताप नारायण मिश्र। आपको पता है प्रताप नारायण मिश्र जो हैं ये भारतेंदु युग के कवि हैं, छायावाद युग के कवि नहीं हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे चौथे कवि में अगर आप देखेंगे कवयित्री में तो महादेवी वर्मा आपके सामने आ जाती हैं। जो चतुष्टयी हैं महादेवी वर्मा, छायावाद के चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी आती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। आपको बताना है इनमें कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा की नहीं है। निहार, युगांत, रश्मि, सांध्य गीत। तो महादेवी वर्मा की जो रचना नहीं है वो युगांत नहीं है। युगांत की अगर हम बात करेंगे तो ये पंत यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है। आपको बताना है जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, नरेश मेहता। सूरज का सातवां घोड़ा बहुत प्रसिद्ध जो है रचना है, एक तरीके से कहें तो उपन्यास है, किसका है, धर्मवीर भारती जी का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी की गई थी। आपको बताना है कि रामचरितमानस जो है वो कितने समय में लिखा था तुलसीदास जी ने। 3 वर्ष 4 महीने में, 2 वर्ष 7 माह में, 2 वर्ष 4 माह में या 2 वर्ष 3 माह में। तो शुक्ल जी ने जो है इसका सीधा सीधा अपने इतिहास में समय दिया है वो है 2 वर्ष 7 माह। कुछ लोग 11 दिन भी बताते हैं लेकिन वो अलग अलग हैं। शुक्ल जी ने 2 वर्ष 7 माह पूरा समय जो है उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे शुक्ल जी के अनुसार पूछा गया है। प्रश्न को ध्यान रखिएगा कि किस फॉर्मेट में पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है। निराला की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें प्रबंधात्मकता झलकती है। तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। तो कौन सी रचना है जिसमें प्रबंधात्मकता झलकती है। इसमें तुलसीदास है। निराला की जो तुलसीदास है और इसमें बात करें तो 101 छंद हमारे सामने आते हैं। ठीक है, और ये प्रबंधात्मक काव्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना है। आपको बताना है कि इनमें नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। काव्य कल्पद्रुम, सुदामाचरित, हनुमान बाहुक, वर्वे रामायण।
तो इसमें वर्वे रामायण हनुमान बाहु तुलसीदास की हो जाती हैं, काव्य कल्पद्रुम इनकी नहीं है। इनकी जो रचना है नरोत्तम दास जी की, वो सुदामाचरित है। आपको ध्यान रखनी है, बहुत चर्चित रचना है। नरोत्तम दास से अगर प्रश्न बनता है तो सुदामाचरित रचना ही उनकी प्रश्न में आती है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा आपको बताना है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो किसान जीवन से संबंधित नहीं है। गोदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, कर्मभूमि। प्रेमचंद जी ने गोदान में होरी के माध्यम से, प्रेमाश्रम और कर्मभूमि, इन तीनों में जो है किसान जीवन को चित्रित किया है। जो कायाकल्प है, इस उपन्यास में पुनर्जन्म का चित्रण उन्होंने दिखाया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो इसीलिए किसान जीवन से संबंधित कौन सा नहीं है? कायाकल्प उपन्यास जो है इनका, ये किसान जीवन से संबंधित नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम अपने आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा कि 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ईमानदारी से बताइएगा, फिर हम प्रश्नों का स्तर और भी बढ़ाते हुए चलेंगे। जो भी बच्चे हैं, देखिए अगर टीजीटी आप जो है यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, नेट और जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, या साथ ही में प्रैक्टिस सेट 50 सेट का प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट 50 टेस्ट पेपर हैं, हम आपको इसमें दे रहे हैं। बहुत नवीन पैटर्न पर आधारित जो है, नवीन पैटर्न को इजाद करते हुए, देखते हुए आपके प्रश्न तैयार किए गए हैं। जो भी बच्चे टेस्ट प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं, 50 प्रैक्टिस सेट हैं, आंसर उनके अलग हैं। एक तरीके से मानिए कि आपके 60 दिन के प्रैक्टिस सेट आपके पूरे हो जाते हैं, और आगामी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए तो रामबाण सिद्ध होने वाले हैं आपके ये प्रैक्टिस सेट। इसके लिए आप 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको डेमो टेस्ट पेपर देखना है टीजीटी, पीजीटी, यूपी, उत्तराखंड या किसी भी राज्य के, तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके डेमो टेस्ट पेपर देख सकते हैं एकदम। और ऐसा नहीं है कि डेमो टेस्ट पेपर ही आपको कठिन मतलब दिया जाएगा। प्रश्नों का स्तर उसमें तीनों तरह का रखा गया है, सरल भी हैं, कठिन भी हैं और माध्यम भी हैं। तीनों तरह के स्तर के प्रश्नों को रखा गया है। संपूर्ण टॉपिकों से प्रश्न बनाए गए हैं। 50 के 50 टेस्ट पेपर में 6250 प्रश्न आपके यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। तो जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कॉल करके आप इस नंबर पे अदर इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट सेशन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए हैं। और आगे जितना हो, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में साझा करते रहिए, इन क्लासों को जितना हो शेयर करते रहिए, क्योंकि 15 से 20 मिनट की क्लास में आपके 30 से 35 प्रश्न, और साथ ही में देखिए जब हम व्याख्या करते हैं मौखिक रूप से भी, जब हम आपको बताते हैं, आप वहाँ पे भी नोट कर सकते हैं कि कौन कौन सी नई रचनाएं हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो ठीक है, अभी यहीं तक मिलेंगे अगले नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक आप जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।